नमस्कार, मैं हूं नगमा। रूस ने यूक्रेन पर हमला और तेज कर दिया है। आक्रमण को 1 महीने से कुछ ज्यादा वक्त हो गया है। कूटनीतिक बातचीत भी इस दौरान चलती रही है और तमाम बड़े देशों के नेताओं का यूरोप के देशों में दौरा होता रहा है। लेकिन युद्ध के जो पक्ष हैं, सीधे 2 पक्ष रूस और यूक्रेन, उन्हीं के बीच बातचीत होती रही है, जो कि बेनतीजा रही है, क्योंकि ये लड़ाई सीधे सीधे रूस और यूक्रेन के बीच नहीं लगती। इसमें टकराव अमेरिका और रूस का भी है और बातचीत भी शायद बेहतर रहती अगर नेगोशिएशन अमेरिका और रूस के बीच होते। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इस युद्ध के दौरान इस तरह के बयान देते रहे हैं, जिस पर बाद में व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी है कि दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन का वो मतलब नहीं था जो उन्होंने कहा। सबसे पहले बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा, याद होगा आपको। इस पर व्हाइट हाउस ने डैमेज कंट्रोल किया और कहा कि दरअसल जो बाइडेन भावनात्मक हो गए थे, वो ये नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि याद रहे कि किसी को युद्ध अपराधी घोषित करना एक लंबी प्रक्रिया है। उसके बाद यूक्रेन के मुद्दे पर जब नेटो के सहयोगी देश और G7 की यूरोप में बैठक हुई तो बाइडेन पोलैंड गए, और जो यूक्रेन का पड़ोसी मुल्क है और जहां भारी तादाद में शरणार्थी आए हैं, इस दौरान बाइडेन फिर पुतिन पर भड़क उठे और अपने भाषण के आखिर में उन्होंने कहा, जो शायद स्क्रिप्ट में नहीं था, कि पुतिन जल्द ही सत्ता से बेदखल होंगे। रूस ने खुद युद्ध चुना है। व्लादिमीर पुतिन कसाई हैं। उन्होंने अंग्रेजी में बुचर वर्ड का इस्तेमाल किया। ये युद्ध 1 दिन या 1 महीने में खत्म नहीं हो सकता है। रूस लोकतंत्र का गला घोंट रहा है। यूक्रेन के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। हमें लोकतंत्र के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ना है। A dictator bent on rebuilding an empire will never erase a people's love for liberty. Brutality will never grind down their will to be free. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. तो उन्होंने कहा, फॉर गॉड सेक दिस मैन डज नॉट डिजर्व टू बी इन पावर। अब इसके बाद जवाब में रूस की तरफ से सख्त बयान आया। रूस ने अमेरिका को यह जवाब दिया कि बाइडेन नहीं तय करेंगे कि पुतिन कब तक सत्ता में रहेंगे। रूस की जनता ने पुतिन को राष्ट्रपति बनाया है। बाइडेन के बयान का रूस और अमेरिका के संबंधों पर बड़ा असर होगा। जब बात ज्यादा उलझ गई तो इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से एक बार फिर सफाई आई। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान आया कि बाइडेन के बयान का मतलब पुतिन को हटाने का आह्वान करना नहीं था। I think the President, the White House, made the point last night that, quite simply, President Putin cannot be empowered to wage war or engage in aggression against Ukraine or anyone else. As you know, and as you've heard us say repeatedly, we do not have a strategy of regime change in Russia or anywhere else for that matter. In this case, as in any case, it's up to the people of the country in question. It's up to the Russian people. तो व्हाइट हाउस की इस सफाई के बावजूद उस बयान से, यानी कि राष्ट्रपति बाइडेन के बयान से जो नुकसान होना था वो हुआ। रूसी सेना और जोर शोर से यूक्रेन के शहरों की बमबारी कर रही है और सवाल यह है कि क्या बाइडेन के बयान ने युद्ध को और भड़काया है। इस पर ही चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मीरा शंकर, पूर्व राजनयिक। हमारे साथ मौजूद हैं स्कंद तायल, पूर्व राजनयिक, और हमारे साथ इस समय जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला। कुछ ही देर में हमारे साथ मनोज जोशी भी जुड़ेंगे, डिस्टिंग्विश्ड फेलो ORF के। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ मीरा शंकर जी के ये जो राष्ट्रपति बाइडेन का बयान था, इसने क्या असर डाला है इस युद्ध पर? ये एक तरीके से स्थिति को भड़काएगा, क्योंकि अगर खुले तौर से कोई देश कहता है कि दूसरी देश की नेतृत्व वो उनको उसको मानते नहीं हैं और उसको हटना चाहिए, तो उससे तनाव तो और बढ़ता ही है। एक तरफ ये भी दिखता है कि यूएस की नीति जो है इसमें किस हद तक पुतिन के नेतृत्व को
कमजोर करने में लगी हुई है, या ये सोचते हैं कि जो दबाव पड़ रहा है रूसी जनता पे और रूसी ओलिगार्क्स पे, उससे कुछ वहां मांग खड़ी हो जाए कि पुतिन को हटा दिया जाए। पर रूस से अगर आप देखते हैं तो वहां लगता है कि ये शायद नहीं होगा, क्योंकि वहां की जनता पुतिन के साथ में है और कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं, पर ये एक तरीके से अभी तो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। जी, तो जो ये बयान आया है इस समय राष्ट्रपति बाइडेन का, उसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से एक बार फिर सफाई दी गई है सिकंदर दयाल की, वो इनका मतलब ये नहीं ये था, वो कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगा था बयान से जैसे कि सीधे अमेरिका इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो सत्ता परिवर्तन में एक तरह से दखल देना चाह रहा है, जो युद्ध को, जैसा मीरा शंकर जी ने कहा कि सीधे एक तो ये बयान भड़काता है। पर यह पहली दफा नहीं, उन्होंने पहले भी पुतिन को वॉर क्रिमिनल कह दिया था, युद्ध अपराधी कह दिया था, उसके बाद ये बयान, और हर बार आप देखें कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक सफाई आती है। तो ये गलतियां हैं जो राष्ट्रपति बाइडेन कर रहे हैं, कभी वो भावनात्मक हो रहे हैं, या ये इशारा है कि अमेरिका इस युद्ध को और ज्यादा तेज करना चाहता है? आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, ये अनस्क्रिप्टेड रिमार्क्स हैं जो तीनों आपने बताए, और ये स्थिति को और भड़काते हैं। पर यहाँ हमें ये समझना है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन का उद्देश्य यूएस का एजेंडा कुछ फर्क है, और यूक्रेन का उद्देश्य और यूक्रेन का एजेंडा कुछ फर्क है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन अपनी लीडरशिप स्थापित करना चाहते हैं। अमेरिका में भी उनकी काफी रेटिंग लो चल रही थी। उनको ये बताया जाता है, समझा जाता है कि अफगानिस्तान से जिस तरह से उन्होंने पलायन किया वो उन दिखाता है कि वो एक कमजोर नेता है। तो इस बार यूक्रेन की कॉस्ट पर वो ये साबित करना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में अमेरिका बहुत मजबूती से सब कदम उठाएगा। दूसरा, अमेरिका का जो उद्देश्य है कि नाटो यूनाइटेड हो और रशिया को चैलेंज करे, उसके वो उद्देश्य में भी वो सफल हो रहे हैं। और नाटो के देश जर्मनी और हथियार खरीदें, वो कहाँ से खरीदेंगे? अमेरिका से खरीदेंगे। अभी उन्होंने परसों जो एग्रीमेंट साइन किया कि 15 BCM गैस इसी साल अधिक दी जाएगी, उसके बाद 30 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस अमेरिका से यूरोप को जाएगी। तो लाभ किसको हो रहा है? अमेरिका को हो रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अमेरिका शायद ये चाहता है कि रशिया यूक्रेन में फंसा रहे, और अफगानिस्तान में जिस तरह पहले सोवियत यूनियन फंसा था, उसके बाद जिस तरह अमेरिका फंस गया था, अब वो रशिया को यूक्रेन में फंसाकर उसकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करना चाहता है। तो पूरी तरह से पूरी तरह से अमेरिका या पश्चिम जो है वो इस युद्ध में नहीं है, लेकिन आप भी जो कह रहे हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था पर जैसा हमला हुआ है उससे तो सीधा असर, या एक तरह से कह रहे हैं कि इकोनॉमिक वॉर जो है वो तो पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ छेड़ा ही है, और अब इस तरह के जो बयान है वो इस युद्ध को और भड़काते हैं। तो एक तरफ तो बातचीत होती है कूटनीतिक तौर पे और इस युद्ध को खत्म करने की पहल ली जा रही है और तमाम बड़े संगठनों की बैठक हो रही है, लेकिन बीच में जब इस तरह के बयान आते हैं तो वो आग में घी का काम करते हैं, और आप फिर देख रहे हैं कि कैसे रूस की तरफ से हमले और तेज होते हैं। और इसका जो, तो क्या लगता है कि ये यहाँ पे नियत युद्ध को खत्म करने की नहीं है, या जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं वो उन लोगों में नहीं हो रहे हैं जिनमें ये ताकत है कि वो युद्ध को कम से कम करें और धीरे धीरे युद्ध खत्म हो? सिकंदर दयाल जी। मेरा यही मानना है कि अमेरिका देखिए बहुत लॉन्ग टर्म सोचता है, और उसके बहुत जो गोल्स होते हैं बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। और ये रशिया को कमजोर करने का, रशिया और जर्मनी के बीच में जो दोस्ती बढ़ रही थी, नॉर्थ स्ट्रीम T2 को उसने खत्म करवा दिया। और जो यूरोप की रशिया पर एनर्जी की जो एक उस पर दबाव है उसको वो कम कराना चाहते हैं। और हर तरह से अमेरिका अपना लाभ इसमें देख रहा है, उसे यूक्रेन की कोई चिंता नहीं है। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि अमेरिका ने यूक्रेन को भड़काया, उनको गुमराह किया और सुसाइडल पाथ पर उन्होंने पुश किया, और अब भी वो कोई ज़ेलेंस्की साहब को कोई अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर में वो असेंबलीज को, पार्लियामेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, और दुनिया कह रही है कि आप लड़ जाइए, हमारा एक भी सिपाही ना मरे।
हमारी तो- जनता को जी। गर्मी आती रहे, एनर्जी मिलती रहे, उनकी कोई कॉस्ट ना बढ़े, आप मर जाइए, ये तो कोई बात नहीं है। जी, मनोज जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं, पहले तो ये कि जो स्कंद दयाल कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया कि अमेरिका ने एक तरह से यूक्रेन को भड़काया, और एक बयान देखिए जब पोलैंड में ही बात कर रहे थे राष्ट्रपति जो बाइडेन, तो उन्होंने ऐसे फिर कहा जैसे वो सोल्जर्स को ये कह रहे हैं अपने सैनिकों को कि वो शायद वहां से सीधे युद्ध में शामिल होंगे। ऐसा लगा सिग्नल की वो सिग्नल दे रहे हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, पर उसके ऊपर भी फिर क्लैरिफाई किया गया। तो हम ये भी समझना चाहेंगे आपकी क्या एनालिसिस है, बाइडेन के जितने बयान हैं जिसके ऊपर व्हाइट हाउस को फिर सफाई देनी पड़ती है, और जो लेटेस्ट उनका ताजा बयान है जिसमें वो पुतिन को ये कह रहे हैं कि वो पावर में नहीं रहना उन्हें चाहिए, वो डिजर्व नहीं कर रहे, या उन्हें बुचर का शब्द इस्तेमाल किया, पेरे वॉर क्रिमिनल कहा उन्हें। क्या असर डालता है इस युद्ध पर वो रूस यूक्रेन के बीच जो सीधी जंग है, आप उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कि जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये कार्रवाई रूस ने की है। कितना भी किसी को भड़काया गया हो, पर आखिर में आपकी जिम्मेदारी जो होती है वो तब होती है कि आपने हमला किया है। यूएन चार्टर, अगर आप वाकई में यूएन चार्टर पर विश्वास करते हैं, आप यूनाइटेड नेशन जा सकते थे कि सेल्फ डिफेंस भी, सेल्फ डिफेंस का भी मतलब आप प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस यूनाइटेड नेशंस आपको नहीं देता है, आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते हैं, पर आपको सेल्फ डिफेंस अगर आप रूस कह रहा है कि हमने अपनी जो है डिफेंस की है, उसका और लोग भी समर्थन कर रहे हैं। पर सवाल सीधा ये होता है कि एक वहां पे जंग छिड़ी है, उसकी जिम्मेदारी रूस पे है जी, उसकी सीधे जिम्मेदारी रूस पे है। रूस ने जंग छेड़ी, आक्रमण किया, सही बात है। अब जो ये ताजा बयान है, जब एक तरफ नेगोशिएशंस होते हैं, बातचीत होती है, G7 और EU और दूसरे नेटो के सदस्य देश ये सब आपस में मिल रहे हैं और फिक्र ये है कि युद्ध खत्म हो, ऐसे में जो बाइडेन का जो बयान है जिसके बाद रूस की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आई, उसे कैसे देखते हैं? उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी, अनस्क्रिप्टेड था वो बयान, पर उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है, और क्या ये बयान युद्ध के दायरे को और बढ़ाता है? देखिए, ऐसा है कि इसके दो मायने हो सकते हैं। एक तो ये उन्होंने सोच समझ के बोला, जो कुछ बोला वो सोच समझ के बोला। दूसरा, उनकी अक्सर आदत है कि उल्टा सीधा कभी बोल देते हैं, मतलब ये भी मतलब इस चीज के लिए काफी जाने गए हैं कि उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सोच समझ के बोला है, फिर तो ये है कि एक सिग्नल दे रहे हैं रूस की जो एलीट है कि अब हम पुतिन के साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकते, कोई रिश्ता हमारा नहीं हो सकता है। वैसे भी मैं समझता हूं कि जहां तक कि रूस है, रूस तो इसके वैसे ही मायने लेगा, चाहे जितने भी क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं कि ये हमारा मतलब नहीं था, वो हमारा मकसद नहीं था। पर सवाल ये है कि एक बयान दिया गया है और वो बयान के इंटरप्रिटेशन जो है काफी साफ है कि अब वो पुतिन से जो है पुतिन से अमेरिकन प्रेसिडेंट का रिश्ता जो है वो अब साथ नहीं बन सकता है, पुतिन को वहां से हटना होगा। ये मतलब सिग्नल दिया है। तो अगर ये सिग्नल दिया है तो इसका मतलब कि आप जो वहां युद्ध है, जो वहां जंग है, उसकी टर्मिनेशन किसके साथ निगोशिएट करेंगे? तो फिर ये भी सवाल उठता है मीरा शंकर जी, जैसा कि ये मनोज जोशी कह रहे हैं कि अगर आपने ये सिग्नल दिया है कि पुतिन के साथ कोई और रिश्ता नहीं बन सकता और खत्म कर रहे हैं, तो फिर ये सिग्नल भी सही है कि आप अपने सैनिकों को शायद तैयार हैं, वो जिसे कहते हैं कि जमीन पे उतारने के लिए, सीधे युद्ध में करने के लिए। अगर युद्ध का दायरा अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो अमेरिका इसमें युद्ध में क्या ये ऐसे समझें हम इसे कि सीधे शामिल होने की बात कर रहा है, या गलती, जैसे कहा कि वो जाने जाते हैं बाइडेन गलती करने के लिए, गलती से उनके मुंह से ये बात निकल गई, क्योंकि फिर व्हाइट हाउस सफाई भी देता है, फिर सफाई नहीं देनी चाहिए थी तब? देखिए, मुझे तो लगता है कि यूएस की नीति इस मामले में यही है कि रशिया पे इतना आर्थिक दबाव डालें और इतना उसको आइसोलेट करें कि वहां की जो एलीट है वो एक तरीके से पुतिन के नेतृत्व को बदलने के लिए तैयार हो जाए। तो जो बाइडेन ने कहा वो मुझे नहीं लगता स्लिप ऑफ द टंग था। पर ये भी है कि वो खुलेआम अमेरिकी जो स्टेट डिपार्टमेंट और फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, वो खुलेआम ये कहना नहीं चाहते।
दूसरा ये है कि इससे जो बातचीत चल रही है उसमें सफलता होना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे यूक्रेन की जो नेतृत्व है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं, वो भी समझेंगे कि ये तो हमको बैकिंग मिल रही है कि और हम लड़ें, यानी कि हम एक तरीके से शांतिपूर्ण समझौता अब करें जिससे जाने बचे। दोनों तरफ से मुझे लगता है इससे कुछ दिक्कतें और बढ़ जाएंगी बातचीत में सफलता कायम करने में। जी, सही कहा आपने कि जो बातचीत हो रही है उसके बीच में इस तरह के बयान आते हैं तो इस बातचीत की कामयाबी जो है उसके ऊपर और सवाल उठते हैं। विनय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विनय शुक्ला जी, आप रूस और उसके आसपास के इलाके को कवर करते रहे, देखते रहे। इस समय जो हमें बात मीना शंकर जी ने भी कही, स्कंद दयाल ने भी की, शायद अमेरिका की ये कोशिश है कि आप आर्थिक हथियारों से ऐसे कमजोर करें रूस के अमीरों को भी कि फिर वो पुतिन का साथ छोड़ें। पर रूस में इस समय पुतिन को लेकर किस तरह की राय अब तक बनी है? कुछ खबरें आती हैं कि लोग जो हैं उनके विरोध में हैं, पर जहां तक राष्ट्रवाद की बात है या पुतिन के साथ होने की बात है, रूस में किस तरह का माहौल बना है इस जंग के बाद? ये बात ये आपकी सही है बिल्कुल कि उनके राष्ट्रपति पुतिन के हमेशा आलोचक रहे हैं हर जगह, और आज भी हैं और कुछ ज्यादा हैं कुछ लोग। पर वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं पर खुलकर नहीं होती आलोचना। एक तो बहुत कड़े कानून बना दिए गए हैं, और दूसरा ये है कि जैसे जैसे अब एक महीना बीता जा रहा है, रूस में राष्ट्रवाद का जो है लहर आती जा रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि इनको हटाना चाहिए, वो उसका उल्टा वो इट विल बैकफायर, क्योंकि वहां पर जो है, मान लिए कि हम जैसे भी हैं, भारत को मेन चीज ये है कि रशिया इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट। जी, वहां के लोग हैं, दे आर क्लोजर टू अस। अगर आप किसी की पिटाई करते हैं तो आज लोग बहुत, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक हो सकते हैं, पर जब कोई अंतर्राष्ट्रीय वो करता है तो सारा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा हो जाता है, विपक्ष भी खड़ा हो जाता है। तो रूस का भी यही है, तो इट मे बैकफायर। तो जो बयान है राष्ट्रपति बाइडेन का, उसका उल्टा असर हो सकता है। न सिर्फ वो जंग को भड़काएगा, युद्ध को तेज करेगा, बल्कि रूस में भी वो एक अलग किस्म को, रूस की जनता में भी एक राष्ट्रवाद और ये उनमें भावना के हमारे देश पर एक तरह से एक हमले की बात है। हम जो हैं वो रूस की जनता तय करेगी कि कौन चुना जाता है यहाँ पर और कौन उनके ऊपर कौन उनका राष्ट्रपति होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या रूस और अमेरिका के बीच या रूस और पश्चिम के बीच एक छद्म युद्ध, एक प्रॉक्सी वॉर है जिसमें यूक्रेन की जनता पिस रही है, और अगर शांति की कोशिश है तो कितनी ईमानदार है ये शांति की कोशिश? एक ब्रेक के बाद इस चर्चा पे लौटते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों की क्या असर डाला है उसने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध का। रूसी सेना जो है उसने यूक्रेन के शहरों की बमबारी बरकरार भी रखी है, इसमें और तेजी भी देखी गई है आक्रमण में। इस बयान के बाद जब एक तरह से जो बाइडेन ने ये कहा कि रूस का राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार नहीं है पुतिन को, और उन्हें बुचर शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया यानी कि कसाई, तो रूस से सख्त प्रतिक्रिया आई। सवाल यह है कि इन बयानों से जब शांति की कोशिशें चल रही हैं तो शांति की कोशिश कितनी ईमानदार है अगर ऐसे बयान बीच में आते हैं और युद्ध और भड़कता है जिसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की जनता भुगत रही है। मनोज जोशी, ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच एक तरह से युद्ध है, क्या वो एक छद्म युद्ध, एक प्रॉक्सी वॉर है पश्चिमी देशों और रूस के बीच? आप क्या मानते हैं इससे? देखिए, अभी तो फिलहाल एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर तो है ही, क्योंकि नेटो और अमेरिका ने ये साफ कह दिया है
कि वो यूक्रेन में जमीनी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। हालांकि वो सहायता दे रहे हैं, खुलेआम सहायता दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी थोड़ी बहुत हिफाजत दिखा रहे हैं कि सीधे साधे रूस और अमेरिका के बीच में जो है आपस में युद्ध ना भड़के। तो इस समय है एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर जरूर है, पर वो प्रॉक्सी वॉर इसलिए है क्योंकि इसमें रूस उलझा हुआ है और अमेरिका, नाटो एक तरफ से उलझा हुआ है। जो मसला था कि यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनेगा, और नाटो जैसे आप जानते हैं उसकी लीडरशिप जो है वो अमेरिका के हाथ में है। तो इस तरह से तो प्रॉक्सी वॉर बन गई है, पर इसको होना नहीं था, क्योंकि देखिए यूक्रेन जो है यूरोप का सबसे नंबर 2 मुल्क है साइज में, दूसरा बड़ा मुल्क है जी, और रूस भी बड़ा मुल्क है और यूएन के मेंबर हैं, ये भी नहीं, और गारंटी दी गई हैं जब सोवियत यूनियन जो है वो टूटा था तो एक गारंटी दी गई थी यूक्रेन को सुरक्षा की, वो गारंटी रूस ने तोड़ी है। पर ये गारंटी की बात भी रूस करता रहा कि नेटो की तरफ भी गारंटी दी गई थी कि वो और विस्तार नहीं करेंगे, पर उनका विस्तारवाद की नीति जो उनकी रही वो बढ़ते चले गए और ये भी एक समस्या रही। पर आपने कहा कि ये होना नहीं था जो छद्म युद्ध बन गया है, लेकिन जब से पुतिन सत्ता में आए वो हमलावर रहे, माफ कीजिएगा, जब से बाइडेन सत्ता में आए वो हमलावर रहे हैं पुतिन पे। तो ये जो युद्ध आपको लग रहा है स्कंदर दयाल जी की उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस, जो उनके घरेलू जो उनकी जनता है, अमेरिकी जनता है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है बाइडेन के लिए ये युद्ध? ये अमेरिका में जो एस्टेब्लिशमेंट है, फॉरेन पॉलिसी का हो, स्ट्रेटजी का हो, वो हमेशा रूस के काफी खिलाफ रहा है। ट्रम्प साहब ने भी प्रयत्न किया था कि रूस से संबंध सुधारे, पर वो नहीं हो पाया। और क्योंकि डेमोक्रेट सब ये बिल्कुल कन्विंस्ड हैं, ये सोच है उनका कि अगर हिलेरी क्लिंटन की ईमेल्स उससे इलेक्शन वोटिंग से कुछ दिन पहले रिलीज न होती, जो कि सब वहाँ मानते हैं कि रशिया ने की और पुतिन साहब के निर्देश पे हुई, उस वजह से हिलेरी क्लिंटन हारी और ट्रम्प साहब जीत गए। तो डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट में प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन के स्टेटमेंट्स, और बार बार पुतिन साहब ने कहा कि मेरी ये 3 मांगे हैं और उन 3 मांगों पे फैसला हो सकता था, पर बाइडेन साहब और पूरे एस्टेब्लिशमेंट ने यूक्रेन को, मैं फिर कहूंगा, बलि का बकरा बना के अपना वो जो स्कोर सेटल कर रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ और रशिया के साथ। जी मीरा शंकर जी, ये छद्म युद्ध है यूरोप या पश्चिम, माफ कीजिएगा, पश्चिम और रशिया के बीच में, और इसमें यूक्रेन की जनता पिस रही है, ये आप मानती हैं? और ये मजबूरी है, घरेलू मजबूरी है राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी? ये सही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में प्रेसिडेंट पुतिन के खिलाफ काफी सेंटिमेंट है, क्योंकि उनको लगता है कि पुतिन के नेतृत्व में रूस ने यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, पुराने वाले में जिसमें ट्रम्प जीत के आए थे, उसमें दखल किया था। उससे पहले भी उनकी जो है पुतिन के नेतृत्व से बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं थी, और काफी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो रूस में हुआ था उसमें पश्चिमी देशों ने दखल देने की कोशिश करी थी जी। तो ये एक मामला काफी दिनों से चल रहा है, और यूक्रेन को लेके एक तरीके से एक फ्लैश पॉइंट पे आ गया है। अब आगे तो खाली बातचीत से ही मामला सुलझाया जा सकता है। बातचीत पर क्या असर पड़ता है इस तरह के बयानों का? लड़ाई से ना तो रूस अपना कब्जा यूक्रेन पे कर पाएगा पूरा, जरूर वो हो सकता है कि एक कॉरिडोर बनाने में सफल हो जाए पूर्वी यूक्रेन में, जैसे कि अब रूस कह रहा है कि हमारा लक्ष्य यही है, पर और ना ही यूक्रेन रूस के हमले को रोक सकता है।
लड़ाई से। तो इसका जो इसकी जो सल्यूशन निकलेगी वो खाली बातचीत से ही निकलेगी। और मुझे लगता है कि वो कोशिश और होनी चाहिए जी बातचीत से ये समझौता कुछ निकले और तो जंग बंद हो। जी, एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं। ये जो बातचीत की बात आपने कही वो बहुत अहम है। इसमें यूक्रेन की जनता पिस रही है, बातचीत से इसका समाधान होना चाहिए। पर बातचीत जो अब तक हुई है या जो कोशिशें चल रही हैं वो कितनी ईमानदार हैं और किन के हित में है, क्योंकि अर्थव्यवस्था दुनिया भर की जो है वो इस युद्ध से पीड़ित होगी और हो रही है। एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं इस चर्चा पे। हम लोग इस आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि जिस युद्ध का हल सिर्फ बातचीत है, उसकी पहल कितनी ईमानदार है। शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बातचीत बीच बीच में हो रही है उसमें क्या पश्चिम को सीधे तौर पे भी शामिल होना पड़ेगा ताकि इसका कोई नतीजा निकले? जहां तक यूक्रेन की मांग है न्यूट्रलिटी के लिए, गारंटीज के लिए, तो उसमें स्वाभाविक है कि पश्चिम को भी शामिल होना पड़ेगा, पोलैंड के इसके यूक्रेन के पड़ोसी देशों को भी शामिल होना पड़ेगा, और ईयू और नेटो के भी की तरफ से भी होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, तो इस बातचीत में मनोज जी, आपको क्या लगता है, क्या बातचीत में अमेरिका जैसे देश जिनके बयानों से अगर बातें और भड़कती हैं तो क्या शांति की पहल में और ईमानदार कोशिश इनकी तरफ से भी होनी चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि क्या ये एक किस्म का प्रॉक्सी युद्ध है। तो चाहे हम माने या न माने, अमेरिका के एक तरफ से हाथ है, रूस का दूसरी तरफ से आक्रमण रूस ने किया है। उधर अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है, मिलिट्री असिस्टेंस दे रहा है, नेटो को साथ जुटा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अमेरिका और रूस जो है आपस में या तो बैक चैनल से बातचीत की शुरुआत करें, और क्योंकि जहां तक कि यूक्रेन और रूस के बीच में बातचीत है उसका कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। जी, स्कंदर दयाल जी, आपको भी लगता है कि निष्कर्ष निकल नहीं रहा? रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में ज़ेलेंस्की और हथियार और सहायता मांगते हैं और बातचीत का स्वरूप कुछ बदलना होगा अगर कोई नतीजा निकलना है तो। देखिए, बातचीत तो बैक चैनल से चल रही होगी, पर इस सब में समय लगेगा। सबसे पहली चीज है कि युद्ध विराम होना चाहिए और आगे जान माल का नुकसान ना हो। हमारी भी, देश की भी यही नीति है। बार बार यही स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर दे रहे हैं। किसी बातचीत से कोई रूप समझौते का निकलने में समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत जल्दी कोई समझौता होगा, पर जानमाल का और नुकसान ना हो। एक यूक्रेन के लोग जो हैं वहां पे जानमाल का काफी नुकसान हो रहा है। मीरा शंकर जी तो बताएंगे कि ये युद्ध विराम आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई इसकी उम्मीद या क्या रास्ता दिखता है? अभी तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि युद्ध विराम होने वाला है, पर कुछ पॉज हो सकता है, क्योंकि रूस ने कहा है कि हमारा जो फर्स्ट फेज था आक्रमण का या जो लड़ाई का वो खत्म हो चुका है और हम सफल हो चुके हैं अपने लक्ष्य पूरे करने में। तो अब हम पूर्वी यूक्रेन में डोनबास का जो क्षेत्र है उसको आजादी दिलाने में अपनी जो कोशिशें हैं केंद्रित करेंगे। लोगों का कहना ये भी है कि एक तरीके से दो इसके मतलब निकल सकते हैं कि रूस को ये लगा है कि जो वो चाह रहे थे शुरू में, कि यूक्रेन की सरकार बदली जाए, या वो अब उनको लगता है कि नहीं होगा, तो वो अपने जो लक्ष्य हैं उनको कुछ कम कर रहे हैं, मोर रियलिस्टिक बना रहे हैं। दूसरा कि ये भी हो सकता है कि यूक्रेन में जो ये मौसम है स्प्रिंग का, इसमें बर्फ पिघलती है और जो वहां पे जमीन है वो एक तरीके की दलदल बन जाती है। तो इस समय में रूस शायद
पॉज कर सकता है जी, तो- और अपनी सेना को रीग्रुप कर सकता है। जी, तो पर अगर अभी तक युद्ध विराम का कुछ नहीं। तो ये हम कम से कम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद इसमें बीच में कुछ समय के लिए एक पॉज हो। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है वो जारी है और शांति की कोशिशें और तेज होनी चाहिए क्योंकि इसमें सबका नुकसान है। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम लोग में। तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान जो है वो इस युद्ध को कहीं और तो नहीं भड़काएगा, ये सवाल बना हुआ है। बाइडेन ने कहा था कि पुतिन को यह अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति बने रहें। सबकी राय है कि शांति की पहल और तेज होनी चाहिए। तो इस वक्त हम लोग में इतना ही।